हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीकर बूस्टर स्कोर डोज सीरीज, जिसमें हम क्लास 8 को डिस्कस करेंगे आज। अगर आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि SSC CHSL का हुआ, रेलवे का हुआ या MTS का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो बताइए फ्रेंड्स, किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, हुएनसांग ने। हुएनसांग ने जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था? हुएनसांग, जिसे हुएनसांग के नाम से भी जाना जाता है। वह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और 14 वर्षों तक भारत में ही रहा था। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर भारत की यात्रा की और अपने अनुभव के बारे में अपनी पुस्तक द ग्रेट टेक रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन में लिखा। उनकी पुस्तक कौन सी थी? द ग्रेट टेक रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन। उस पुस्तक में उन्होंने भारत के अनुभव जो भी अनुभव किया था उनके बारे में लिखा था इस पुस्तक में। हुएनसांग जो एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप खालिस्तान है। तो थॉमस कप क्या है ये आपको बताना है। तो थॉमस कप द्विवार्षिक आयोजन है। आंसर हो जाएगा बी, द्विवार्षिक आयोजन है थॉमस कप। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। थॉमस कप द्विवार्षिक आयोजन है, जिसका अर्थ क्या होता है कि हर 2 वर्ष में एक बार होता है। यह कप हर 2 वर्ष में एक बार होता है। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, जो पुरुषों के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है। और आपको बता दें, पहला थॉमस कप टूर्नामेंट 1948 और 1949 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस खेल से संबंधित है पेनल्टी कॉर्नर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हॉकी से। हॉकी से संबंधित है ये। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। ये एक सेट पीस है जहां हमलावर टीम को 10 यार्ड लाइन से फ्री हिट मिलती है, जिसमें केवल गोलकीपर और 4 रक्षकों को गोल का बचाव करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेनोफिस्टा एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें भूमिगत रेंगने वाला और 12मासी प्रगंध होता है, जो हवाई और भूमिगत शाखाएं देता है? तो बताइए कौन सा है वो प्रतिनिधि जिसमें भूमिगत रेंगने वाले और 12मासी प्रगंध होता है? तो आंसर इसका डी, इक्विसेटम्स। इक्विसेटम है। इक्विसेटम एक भूमिगत रेंगने वाला और 12मासी प्रकंद होता है, जो हवाई और भूमिगत शाखाएं देता है। यह स्फेनोफिस्टा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है, जो सैन्य पौधों का एक समूह है जो कि कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रमुख था। कार्बोनिफेरस काल के दौरान ये जो स्फेनोफिस्टा जीवित प्रतिनिधि है, ये उस दौरान का है। किस काल का? ये कार्बोनिफेरस काल का, जो एक सैन्य पौधों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमेथेन को बेहतर रूप से जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन को? तो आंसर है ए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन को। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन तरल है जिसमें मीठी गंध और गैर ज्वलनशील प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं?
तो बताइए फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 42वें संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था। वहाँ पर इस संविधान को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य नैतिक दायित्वों और जिम्मेदारियों का एक समूह है जिसका पालन भारत के प्रत्येक नागरिक से करने की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने खालिस्तान के नाम पर विजयनगर के पास नागालुमपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की है। तो बताइए फ्रेंड्स, किसके नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती का निर्माण किया है कृष्णदेव राय ने? तो ये आंसर है इसका डी, माँ के नाम पर। कृष्णदेव जो विजयनगर के सम्राट है, उन्होंने अपनी माँ के नाम पर नागलपुरम नामक एक बस्ती की स्थापना की है। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, नांगल देवी की याद में किया। उसकी माँ का नाम था नांगला देवी, उसके नाम पर नागलपुरम की स्थापना की है किसने? कृष्णदेव राय ने। नागलपुरम विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के पास स्थित एक उपनगरीय बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना विधानसभा में कितने नामांकित सदस्य हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, कितने नामांकित सदस्य हैं तेलंगाना की विधानसभा में? तो इसका आंसर है एक। आंसर हो जाएगा बी, एक नामांकित सदस्य हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, तेलंगाना की विधानसभा में कुल 120 सदस्य हैं, जिनमें से 119 निर्वाचित सदस्य हैं और एक ही मनोनीत सदस्य हैं। कुल सदस्य कितने हैं? 120 है, जिसमें 119 तो निर्वाचित किए गए हैं और एक मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो किस नाम से शुरू किया है ये अभियान, बताइए महिलाओं के लिए? तो ये शुरू किया गया है समर्थ के नाम से। आंसर हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर MSME मंत्रालय ने समर्थ नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान शुरू किया है। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, अब मंत्रालय ने किसके नाम से किया है? महिलाओं के लिए किया उद्यमिता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने समर्थ योजना के तहत महिलाओं के लिए उद्यमिता अभियान शुरू किया। समर्थ का अभिप्राय संसाधन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से MSME को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक ताप इंजन के रूप के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है मुख्य ऊर्जा का स्रोत? तो आंसर है इसका डी, रेडियोजेनिक ऊष्मा और मौलिक ऊष्मा जो पृथ्वी के आंतरिक ताप इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी, पृथ्वी के आंतरिक ताप इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत रेडियोजेनिक ऊष्मा और मौलिक ऊष्मा है। रेडियोजेनिक ऊष्मा पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल में रेडियोधर्मी आइसोटोप के क्षय से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है रेडियोजेनिक ऊष्मा? पृथ्वी की जो पपड़ी और मेंटल में जो रेडियोधर्मी आइसोटोप का क्षय है वहाँ से उत्पन्न होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रख्यात मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के बारे में सही कथन को चुनिए। आपको सही कथन बताना है श्रुति बंदोपाध्याय के उपलब्धियों के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें सही कथन ये है कि उन्हें साल 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। कौन सा पुरस्कार मिला था उनको? संगीत का नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इम्पोर्टेंट जानकारी है, श्रुति बंदोपाध्याय एक प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना है जिन्होंने मणिपुर नृत्य के प्रचार और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। फ्री में PDF और नोट्स के लिए
गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी ऐप नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स और नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, बाकी सारी चीज़ें उपलब्ध यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी के नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप पीडीएफ्स और नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए व्यक्तियों में से कौन कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है कर्नाटक संगीत से संबंधित? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, विष्णु नारायण भातखंडे। वो कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु नारायण भातखंडे 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया था? तो कौन सा अधिनियम पेश किया था विष्णु नारायण भातखंडे ने? तो आंसर है इसका ए, फेरा अधिनियम को पेश किया था। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत संगीतकार, सिद्धांतकार और संगीतज्ञ थे। कौन थे संगीतज्ञ? विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत संगीतकार थे और वे सिद्धांतकार और संगीतज्ञ भी थे। विदेशी मुद्रा लेन देन और विनियमित करने और विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने के लिए 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम पेश किया था। कब किया था पेश? 1973 में विदेशी मुद्रा विनियम, जिसको फेरा के उन्होंने ये पेश किया था, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत संगीतकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड की संस्थाल जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? आंसर है आपका ए, झिका दासेन। झिका दासेन जो नृत्य है वो झारखंड की संस्थाल जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता है, जो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना है? तो कौन सा कोशिकांग है जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना है? तो आंसर आपका ए, राइबोसोम। ये राइबोसोम बना है इनसे। इम्पोर्टेंट जानकारी है। राइबोसोम वे अंग हैं जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। क्वेश्चन है कि श्री सागर कैलाश होलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो किस खेल के लिए उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है आपका डी, मलखम्ब खेल के लिए। इम्पोर्टेंट जानकारी है। मलखम्ब एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे या रस्सी पर कलाबाजी और जिम्नास्टिक प्रदर्शन करना शामिल है। मलखम्ब में क्या किया जाता है? एक लंबा खंभा होता है लकड़ी का, जिसमें रस्सी से या कलाबाजी करके जिम्नास्टिक प्रदर्शन किया जाता है उस लकड़ी पर चढ़कर। उनको मलखम्ब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था? तो कौन था वो जो स्वतंत्र पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था? तो आपका आंसर है ए, दादा भाई नारोजी थे। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। दादा भाई नारोजी स्वतंत्र भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। वे एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। बताइए आंसर क्या होगा इसका? सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य। तो आपका आंसर है बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ये सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी है इसकी।
सरदार सरोवर परियोजना भारत के गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। कहाँ पर है ये सरदार सरोवर परियोजना? नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है जो। इस परियोजना का लक्ष्य कई राज्यों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराना है और पनबिजली उत्पन्न करना है। पानी से यहाँ पर बिजली भी उत्पन्न की जाती है इस परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने प्रस्तावित किया कि एक सुगंधित यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2 n बराबर 0, 1, 2, 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये किस जर्मन रसायनज्ञ ने कहा था ये? तो आपका आंसर इसका सी, एरिच हैकेल ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीपी इल्बर्ट किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो किसके अधीन थे ये? तो आपका आंसर है सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के अधीन थे सीपी इल्बर्ट। इंपॉर्टेंट जानकारी है इसकी। सीपी इल्बर्ट लॉर्ड रिपन के अधीन परिषद के कानून सदस्य थे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे। कब से कब तक थे ये? 1880 से लेकर 1884 तक, 4 साल तक भारत के वायसराय रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक है, जो 1957 में इसके लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो ये किसकी पुस्तक थी जिसकी मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की पुस्तक थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये इस पुस्तक के लेखक थे जो इनकी मृत्यु के बाद ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इम्पोर्टेंट जानकारी है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर है। यह पुस्तक अंबेडकर की मृत्यु के बाद 1957 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं तथा उनके धम्म दर्शन पर आधारित है। बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर में किस महीने बनाई जाती है? तो आपका आंसर है ए, श्रावण महीने में बनाई जाती है। अदर जानकारी इसकी। नाग पंचमी नागों की पूजा को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है जो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। ये त्यौहार भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का नियामक कौन है? तो कौन है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का नियामक? आपका आंसर है बी, आरबीआई है। इम्पोर्टेंट जानकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के कामकाज को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। पीडीएफ और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर जाकर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।